फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। वेलकम बैक स्पेशल एजुकेटर्स। हम टारगेट कर रहे हैं KVS टायर 2। आज हम करेंगे यूनिट 5th में जो भी असेसमेंट, इवैल्यूएशन और IEP से रिलेटेड है। मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। एक्चुअली मैंने आपके लिए ऑल अराउंड कितनी स्लाइड्स हैं, 15 स्लाइड्स बनाई हैं जो हम MCQ करेंगे। हमारा टारगेट तो है MCQ का, टॉप 100 MCQ करेंगे आज हम, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल है, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और उसके बाद ये फिर से आएंगे हम स्लाइड्स पे ये समझने के लिए कि हमने कौन से टॉपिक से कौन सा आंसर निकाला, किस अप्रोच से जज किया और क्वेश्चन की डिमांड किस चीज़ को लेकर के थी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि असेसमेंट रेफर्स टू, आकलन का तात्पर्य क्या है। आकलन का तात्पर्य क्या है, आपकी सोच के अकॉर्डिंग बताइए। वैसे आजकल जो चला हुआ है हमारे समाज में, सोसाइटी लेवल पे, जैसे कि युद्ध हो रहे हैं ना, तो उसका क्या, कैसे आप जज करोगे। असेसमेंट होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा एक अलग से कि अभी जो चला हुआ है हमारा सोशल लेवल पे, उसको कैसे आप काटर करोगे। पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए ना चीज़ को समझने के लिए। तो नेपोलियन बोनपार्टे ने एक कोट बहुत ही अच्छा कहा था, वेन एवर अ किंग सीज दैट हिज पीपल आर अबाउट टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम ही स्टार्ट्स अ वार विद अनदर कंट्री। तो अगर आप के पास इंफॉर्मेशन है, डाटा है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएशन रेफर्स टू, मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है। मूल्यांकन असेसमेंट के बाद होता है, जो कि जजमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। मेजरमेंट रेफर्स टू, किस चीज़ को मापेंगे हम, किसी अच्छाई को, किसी की बुराई को। हम उसकी परफॉर्मेंस को मापते हैं, 10 अंक में से कितने अंक उसने ले लिए। असेसिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्मेंस, विच असेसमेंट एक्वायर्स ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान कौन सा आकलन होता है। तो जब भी कोई भी सीख रहा है, मतलब लर्निंग फेज में है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। विच असेसमेंट एक्वायर एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, दो टाइप के असेसमेंट मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लासरूम, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, विच असेसमेंट आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी। तो आपको भी हर एक एस्पेक्ट को दिमाग में रख के क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में ठीक आएगा। आपको ओवर थिंकिंग अपने दिमाग में पनपने ही नहीं देनी, क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी कि काट कलेजा खाए। हमें किसी को अपना कलेजा नहीं देना, क्योंकि अगर एक बार दे दिया तो उसकी मर्जी की दवा नहीं है। वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। दवा लगाता रहेगा वो, लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं है। वहम की कोई दवा नहीं होती। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बता दीजिए। CBSE, NCERT, UGC या NIOS। तो ये शुरू किया गया था CBSE के द्वारा। CCE फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, देखते हैं आंसर लगा दिया आपने। विच टाइप ऑफ टेस्ट मेजर्स अचीवमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन, कौन सा परीक्षण निर्देश के बाद उपलब्धि को मापता है। आपने अभी तक 10 क्वेश्चन किए हैं, आपकी उपलब्धि क्या हुई होगी। उपलब्धि क्या है आपकी अभी तक की उपलब्धि, कि आप बने हुए हैं, आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड टाइम को एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के क्वेश्चन को दे रहे हैं। इससे आपका आगे लर्निंग और बूस्ट होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, कुछ ना कुछ अचीव करोगे, है ना, अचीवमेंट टेस्ट। मैंने अपना 10 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का काम आपको कर दिया है। मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको रीफ्रेम करके दे दिए हैं। मैं 25 क्वेश्चन ऐसे रीफ्रेम करके दूंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा परीक्षण भविष्य की सीखने की क्षमता की भविष्यवाणी करता है।
भविष्य में क्या होने वाला है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये हम पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे का, उस व्यक्ति का टेम्पर कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, स्किल क्या है, कौन से एरियाज हैं। विच टेस्ट मेजर्स जनरली मेंटल एबिलिटी, कौन सा परीक्षण सामान्य मानसिक अक्षमता को मापता है। जब मेंटल मेजरमेंट की बात आए तो एक नाम आपने सुना होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसमें आती है हमारी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट का अगर नाम आ जाए तो बीने साहब आपके दिमाग में आने चाहिए। स्टैनफोर्ड का याद करो वो टेस्ट क्या था उन्होंने। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स वॉचिंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, को किस तकनीक में प्राकृतिक सेटिंग में व्यवहार देखना शामिल है, बता दीजिए। तो देखो तकनीक भी है, बच्चा कुछ कर भी रहा है, आप चुपचाप देख रहे हो। वाह, बच्चे ने तो आज एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा और एक बिल्डिंग बना दी। आपने तो ऑब्जर्व किया है ना, आप तो दूर बैठ के चुपचाप देख रहे हो। विच टूल मेजर्स एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, कौन सा उपकरण दृष्टिकोण और राय को मापता है। दृष्टिकोण और राय अंदर अंदर पनपते हैं। ये एक ऐसे बिहेवियर होते हैं जो दिखते नहीं हैं। दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट एंड कोवर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चनियर। प्रश्नावली का उपयोग सबसे बड़े समूह से उनके विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी टूल एटीट्यूड को, ओपिनियन को कब माप पाएगा? जब एक से ज़्यादा लोग होंगे, जब एक ग्रुप होगा, चाहे वो 2 का हो चाहे 3 का हो। जितनी ज़्यादा थिंकिंग स्किल्स होंगी उतने अच्छे हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच टूल रिकॉर्ड्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बिहेवियर। ये बहुत ही आसान है, वेरी गुड, चेकलिस्ट, बहुत बढ़िया। विच टूल रिकॉर्ड्स डिटेल बिहेवियर एंड इंसिडेंट्स, कौन सा उपकरण विस्तृत व्यवहारिक घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आपने पढ़ा भी होगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें छात्र के जीवन की विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वर्णनात्मक वर्णन मिलता है। हर एक चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती है। कौन बनाता है? हमने बात की थी पिछली वीडियो में, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। उसमें एक बंदा था स्पेशल एजुकेटर, उसको अगर जनरल सेटिंग में बिठा दिया जाए तो क्या हो जाता है? इफ़ इज़ नॉट अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल तो जनरल एजुकेटर हो जाएगा, नॉर्मल टीचर जिसको हम बोलते हैं। विच असेसमेंट मेथड कलेक्ट स्टूडेंट वर्क सैंपल्स, किस आकलन विधि में छात्र के कार्य के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन बहुत बढ़िया है। ऑब्जर्वेशन यूज करके इकट्ठे करते हैं हम, ठीक है। इंटरव्यू करके इकट्ठे करते हैं, चेकलिस्ट से भी इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे किस में करते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट में। पोर्टफोलियो असेसमेंट किस चीज़ को बढ़ावा देता है? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग या एग्जाम बेस्ड इवेल्युएशन। पोर्टफोलियो आकलन जब आ ही चुका है तो ये लगातार चलेगा, है ना। ड्यूरिंग लर्निंग भी चलेगा, एट द एंड ऑफ द टर्म भी चलेगा। विच असेसमेंट अप्रोच इम्फेसाइज ऑथेंटिक टास्क, कौन सा आकलन दृष्टिकोण प्रामाणिक कार्य पर जोर देता है। तो देखो मेरे भाई, बंधु, सखा, दोस्त, आप कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, आपने देखा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन इसी वजह से, इसी माइंडसेट से दे रखे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको क्वेश्चन की डिमांड देखनी है, क्वेश्चन की डिमांड जो आंसर फुलफिल करे वो आंसर है, ठीक है। इसमें पूछा कि प्रामाणिक कार्य पर कौन जोर देता है, तो देखो ऑथेंटिक असेसमेंट लिख रखा है। क्वेश्चन की डिमांड खुद ही फुलफिल कर रहा है, वो बता रहा है कि आंसर यही कहीं है, बस तुम्हें ढूंढना है फ्रेश माइंड के साथ, शांति से, ठीक है। विच असेसमेंट मेजर्स रियल वर्ल्ड स्किल्स, कौन सा आकलन वास्तविक दुनिया के कौशल को मापता है। वास्तविक दुनिया, प्रैक्टिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे कौन मापता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर क्या है? मानकीकृत परीक्षण क्या है? अब देखो, आपको पता होना चाहिए CRT और NRT के बारे में, ठीक है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट CRT, पता होना चाहिए NRT नॉन रेफरेंस टेस्ट के बारे में।
यूनिफॉर्म टेस्ट इसका आंसर है। टीचर मेड टेस्ट आर कैसे होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं क्या, या इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट्स होते हैं जो कि परीक्षण स्थानीय कक्षा की जरूरतों के अनुसार शिक्षा द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं और लचीले होते हैं, टाइम टाइम पे उनमें इन्वॉल्वमेंट की जाती है बच्चों की भी। और जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि हमारे क्लास के 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी, इन्वॉल्वमेंट कर लेते थे कि आज क्विज होगा एक चैप्टर का, जैसे कि चैप्टर ले लिया हमने नाउन का, देखते हैं कौन सा सेशन अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो वो प्रेशर होता था हमारे ऊपर परफॉर्म करने का। बट उन्होंने प्रेशर थोड़ी डाला है, उन्होंने तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई है, बट ये टीचर के टेस्ट लेने का एक तरीका है। अब जैसे बात करें नॉन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट विद, हमें उन्हीं से ही कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे कभी दोस्त हैं, हमारे कभी दुश्मन हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के बच्चे सभी दोस्त नहीं होते, सभी दुश्मन नहीं होते। और दुश्मन इन द सेंस कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, बस बच्चे को ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दुश्मन है। तो एनआरटी में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है। तो ग्रुप नॉर्म्स समूह मानकों, इस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना उसी आयु या कक्षा के अन्य छात्रों के औसत प्रदर्शन से की जाती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट विद, इसमें तो नंबर का खेल होता है, जो ज़्यादा नंबर ले आएगा वो मॉनिटर है क्लास का, जो अच्छा नंबर लेके आएगा वो मॉनिटर है क्लास का भाई। तो नंबर के लिए क्या चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने के उद्देश्य से। यह क्या मापता है, छात्रों ने किस विशिष्ट कौशल या ज्ञान के स्तर को प्राप्त किया है या नहीं किया है। रिलायबिलिटी रेफर्स टू, विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है, आप किसी पर विश्वास कब करोगे, जब आपको पता हो कि ये स्थिर है, ये अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेगा, इसने मुझे कहा मैं इसका साथ दूंगा तो मतलब ये लास्ट टाइम तक मेरे साथ ही रहेगा। बिन तली का लोटा जो कि इधर से उधर घूमता रहता है वो नहीं बनेगा, ये विश्वास, स्थिरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो जनरल अपने सोशल इन्वायरमेंट से, रिलेशन से एग्जाम्पल लेके भी हम क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। हमें बस ये फील करना है कि हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, हमें आंसर आता है, अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, इतना सोचना। उसके बाद क्या सोचना है कि मैं क्वेश्चन की डिमांड समझूंगा, जो ऑप्शन मुझे लगेगा ये आंसर है, ये क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर रहा है, मैं क्लिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ओवर थिंकिंग की जगह ही नहीं है मेरे दिमाग में, ये माइंडसेट लेके चलना है आपको, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन है एक्यूरेसी। वैलिड तो तभी होगा जब उसकी मापने की सटीकता ज़्यादा होगी। आपने 60 क्वेश्चन में से 59 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर दिए तो आप यू आर अ वैलिड स्पेशल एजुकेटर। आपका स्वागत है, केवीएस आपका स्वागत करेगा कि आइए सर, आइए मैम, कृपया बच्चों को पढ़ाइए, मार्गदर्शन कीजिए हमारा, बच्चे आपसे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, बट आपको रटना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य क्या है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि ये सुनिश्चित करती है स्कोरिंग व्यक्तिगत राय से प्रभावित न हो और परिणाम पारदर्शी हो, सभी के लिए सब देख सकें, ताकि उसका मल्टीपल सेटिंग में, मल्टीपल वेज में यूज़ किया जा सके। उपयोगिता का तात्पर्य बता दीजिए, आप किसी भी चीज़ को उपयोग करते हैं, उसके मतलब क्या है, उपयोग करने का अर्थ क्या है। कंटिन्यूटी है, वैध है, सटीकता है, परीक्षण, प्रशासन की व्यवहारिकता है। तो आप किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी के साथ यूज़ करते हैं। उपयोगिता का अर्थ है परीक्षण, समय, लागत और प्रशासन की दृष्टि से कितना व्यवहारिक और आसान है। आईईपी पढ़ते आए हैं हम, आईईपी कौन डिज़ाइन करता है, टीम कौन सी होती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आईईपी इज़ मेनली यूज्ड फॉर, बच्चों के लिए जो कि डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड। आईपी इंक्लूड्स पेरेंट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ।
कैसे वो गोल्स डिसाइड करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कैसे बच्चे को लेके वो सीरियस है, उनकी क्या अप्रोच है, टीचर उनके लिए क्या डिज़ाइन कर रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी गोल शुड बी मेजरेबल होना चाहिए, बच्चे ने कितना अचीव कर लिया वो हम माप सकें, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, 1 साल से बच्चे ने कुछ भी अचीव नहीं किया क्योंकि गोल ही इतना बड़ा ले रखा था, वैसा नहीं करना है। हमें स्मार्ट अप्रोच करनी है। स्मार्ट, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर और टी एक टाइम बाउंडेड में, और रिलेटेबल, रिलेट करे उसके एरिया से। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। फिर हम बात करें अगर हु पार्टिसिपेट्स द इन आईईपी डेवलपमेंट, इतनी बार बताया है कि मैं अगर स्पेशल एजुकेटर हूँ तो मेरी अप्रोच रहेगी जितनी ज़्यादा सोसाइटी लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाए उतना अच्छा। उसमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के साथ, उसमें बातचीत करनी पड़ेगी पेरेंट्स के साथ, काउंसलिंग करनी पड़ेगी पेरेंट्स के साथ, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। विच अप्रोच सपोर्ट्स इंक्लूसिव असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुमने क्वेश्चन देखा आंसर बता दिया। चलो मैंने आपको अप्रोच बता दी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमिनिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमिनिज्म है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, लिंग आधार जाति के आधार पे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं भेदभाव नहीं कर रहा। आर्टिकल 15 इसी को बताता है। मैं तो बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अभी तक इतनी थी कि आपको बताना कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं। अगले 10 क्वेश्चन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको देखें, ऑप्शन एलिमिनेट करें, या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ इम्प्लीमेंटेशन करें, या डाउट सेक्शन कमेंट में पूछ लें कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी है, मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दीजिए। 10 क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे हर 2 सेकंड के लिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, ना कि रटने के लिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसे कैसा क्वेश्चन रिफ्रेम होकर आ जाएगा, स्टेटमेंट तो चेंज होगी लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो एक्चुअल में आपके अंदर इनहेरिटेड है। आपको पता है कि चीटी क्या होती है, आपको पता है अच्छे विचार क्या होते हैं, आपको पता है सुबह जल्दी उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको पता है डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, आपको पता है कि मम्मी पापा की इज्जत करना कितना इम्पोर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें पता है। आपको पता है अगर आप एक बच्चे को खुशी से पढ़ाओगे, वो आपको अगर कहेगा वाह सर यू आर द बेस्ट टीचर, आप बहुत अच्छे हो, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, आपका दिन अच्छा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट आपको इन वैल्यूज़ को, इन मोरल्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को कंपाइल करके अपनी भाषा में डिलीवर भी करना है ना। अब जैसे मैं अभी दोहा कहा था मैंने कि चिंता ऐसी डाकिनी की काट कलेजा खाए, ये दोहा मेरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बताऊंगा तो आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन बूस्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ बात तो ठीक कह रहा है बंदा। क्योंकि कम्युनिकेट करने का पहला रूल है कि कम्युनिकेट होना चाहिए 2 वे से, मैं बोलूँ आप सुने, आप सोचें और जवाब देने पे मजबूर हो जाएं, उसी को कहते हैं गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, मुझे भी समाज के अंदर रहना है। बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने समाज से रिलेटेड, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की अप्रोचेस से। विच इवैल्यूएशन अप्रोच एम्फेसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब आप समझते हो, CCE का मतलब भी आप समझते हो, स्कोलिस्टिक को स्कोलिस्टिक उसके अंदर आते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन के अंदर, वो भी एक टाइप का इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा मूल्यांकन दृष्टिकोण समग्र विकास पर जोर देता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर है विच रियलाइबिलिटी मेथड मेजर्स कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। कौन सी विश्वसनीयता विधि
समय के साथ स्थिरता को मापती है। अब देखो विश्वसनीयता का क्या मतलब है। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो को शेयर करोगे किसी दूसरे बंदे के साथ, ये सोच करके कि वो भी प्रैक्टिस कर लेगा इसी तरीके से। किस तरीके से? क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन को कैसे करना ये नहीं पता, चलो टीचर ने डिलीवर कर दिया अपना लेक्चर कि ऐसे ऐसे करो, फिर मुझे आंसर पता चल गया, फिर मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता, 2 लाइन मुझे पता भी तो होनी चाहिए ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं, मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकूं कि मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसका आंसर ये होगा तो क्यों हो गया, मैं क्यों रटूँ, रट्टू तोता नहीं बनना, रूट मेमोराइजेशन नहीं करना। तो फिर आपने देखा अच्छा इस वीडियो में तो ये एक्सप्लेनेशन भी है 2 लाइन की, तो ठीक है मैं इसको परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता के आधार पर अपने दोस्त को रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं उसको ये भेज सकता हूँ कि देख तू, मैंने अलग अलग तरीके से इसको मूल्यांकन विधि में डाला, एसेस किया, और तब कहीं जाकर के मैंने सही डिसीजन लिया कि देख अब तू इस वीडियो को देख सकता है, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है विच रिलायबिलिटी टाइप्स मेजर एग्रीमेंट बिटवीन इवेल्युएटर्स। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, है ना, बिना किसी ओवर थिंकिंग के। कुछ सोचना ही नहीं है कि मैंने तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ओए मैंने तो डब्ल्यू सी गिलियमसन का नाम नहीं सुना, ओए ओए क्या हो गया, ये नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जितना किया है बेस्ट किया है, जितना करेंगे वो भी बेस्ट करेंगे, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। हमें 3 ऑप्शन अपने अंदर रखने हैं, या गुड बेटर बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ गुड हो जाएगा, उससे अच्छा बेटर है, फिर बेस्ट है। 3 ऑप्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव का कहीं स्थान नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम जन्मजात गुड बेटर बेस्ट हैं। कौन सी विषमता मूल्यांकनकर्ताओं के बीच सहमति को मापती है। आप और मैं सहमत कब होंगे? हाँ, जब इंटर रेटर रिलायबिलिटी रहेगी। मैं आपको कुछ बताऊं, आप मेरी बात सुनो, इम्प्लीमेंट करो। बहुत बढ़िया। विच रिलायबिलिटी मेथड डिवाइड्स अ टेस्ट इनटू 2 हाफ्स। कौन सी विश्वसनीयता विधि एक परीक्षण को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, बता दीजिए। देखो क्वेश्चन की डिमांड आंसर की अप्रोच से रिलेटेड होती है। हाफ और स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंटेंट वैलिडिटी रेफर्स टू। अच्छा, आपको अगर ये लगे कि यार इतने आसान क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आसान नहीं है। डिलीवर करने का जो मेरा मेथड है कि क्वेश्चन की अप्रोच, क्वेश्चन को करने की अप्रोच मैं बताऊंगा पहले ही कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। सोचो सोचो राघव, सोचो रजनीश, सोचो नेहा, सोचो रजनीश कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामग्री वैधता का तात्पर्य क्या है, और मैं आपको बता दूं कि आंसर उस अप्रोच को, उस डिमांड को फुलफिल करेगा। तो आप कह दोगे अच्छा सामग्री वैधता का तात्पर्य ये हो सकता है कि वो पाठ्यक्रम की सामग्री का कवरेज करे, पूरी को कवरेज कर ले। अच्छा, हो तो ये भी सकता है कि मापन की सटीकता हो, बट ये तो टेस्ट का एक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जहाँ पे आपको डाउट आए वहाँ पे उसको छोड़ो, ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन को करना है समझ के, शांति के साथ। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजर्स। संरचना वैधता क्या मापती है, बता दो। मनोवैज्ञानिक गुण या निर्माण? सामाजिक, सॉरी, संरचना वैधता क्या मापती है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन है। मैंने कहा है दैट यू आर द राइट, द बेस्ट। फेस वैलिडिटी रेफर्स टू, क्या है फेस वैलिडिटी? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। विच टेस्ट प्रोवाइड्स नॉर्म्स बेस्ड ऑन द लार्ज सैंपल। आपको लग रहा होगा सभी के ऑप्शन ए राइट है ना, लाइक हमने पढ़ा आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स, फिर ऑप्शन ए। ऐसा नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप एलिमिनेट कर सको सारी चीज़ों को। ये डिज़ाइन मैंने इसलिए किया है ताकि आपको इस बात की क्लैरिटी रहे कि मैं जो कर रहा हूँ, लाइक मैं कोई भी हो सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे आप इस वीडियो को देखोगे, मैं कोई भी एक लड़के की पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। लाइक मेरा नाम आप XYZ रोहित मान लो। रोहित ने पढ़ा विच एवेल्युएशन फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट। कौन सा मूल्यांकन निर्देश सुधार पर केंद्रित है? फॉर्मेटिव, समेटिव, फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट।
सी टेट पास कर रखा है रोहित ने, रोहित सोचेगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो गंदा होता है, नेगेटिव बेटा काटो। फाइनल एग्जाम में मूल्यांकन, अच्छा इवेल्युएशन मैंने पढ़ा था, एग्जाम इवेल्यूशन करने का एक तरीका है, इम्प्रूवमेंट की बात की गई है ना, तब आप एकदम से फॉर्मेटिव इवेल्यूशन पे आ जाओगे कि ये तो एक रचनात्मक मूल्यांकन है। यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि शिक्षण विधियों में कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना है हमें। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, सेम एज दैट इज एज समेटिव इवेल्युएशन। विच इवेल्युएशन मेजर ओवरऑल अचीवमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा। समेटिव इवेल्युएशन आर रूब्रिक दैट लिस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेपरेटली इज, बताइए वह रूब्रिक्स जो विशिष्ट मानदंडों को अलग अलग सूचीबद्ध करता है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, एनालिटिकल रूब्रिक्स। अब आगे के 10 क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको अच्छे से समझ के करें। 63 to 73 हम लगातार आपको शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच असेसमेंट अप्रोच इन्वॉल्व स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, 64, 65, 66, 67, यूनिवर्सिटी डिज़ाइनिंग फॉर लर्निंग, बहुत बढ़िया, आपको पता है ये सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, आंसर को कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। विच IEP कंपोनेंट डिफाइन करंट एबिलिटीज, प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। IEP कंपोनेंट डिफाइन फ्यूचर लर्निंग टारगेट्स, कौन सा IEP घटक भविष्य को सीखने के लक्ष्यों को प्रभावित करता है, एनुअल गोल्स, बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन IEP, शॉर्ट टर्म्स, हाँ बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले कर देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स, 4 नंबर में अगर आपको लिखना तो 3 पॉइंट्स तो आपके सामने है, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट मेथड, परफॉर्मेंस टास्क, इनको डिफाइन करना है और इनके पार्ट बताने हैं। प्रोजेक्ट वर्क में प्रोजेक्ट मेथड को आप बता सकते हो, किलपैट्रिक भाई साहब ने दिया था ना, उनको डिफाइन कर सकते हो। यार फ्री के नंबर हैं, बस हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ आई कैन डू इट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच टेस्ट आइटम मेजर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, कौन सा परीक्षण आइटम उच्च स्तरीय हायर ऑर्डर थिंकिंग को मापता है, बताइए। इजी क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग को कैसे नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। ट्रू फॉल्स या मैचिंग या फिर द ब्लैंक, तो इसका आंसर है, एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है इजी, ओके ऐसे क्वेश्चंस, मैंने इसको इजी पढ़ा, सॉरी मिसकंसेप्शन हो गया था। ऐसे क्वेश्चंस नाप सकते हैं क्योंकि उसमें आपको पूरा पढ़ना होता है और उसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो उसमें क्रिएटिविटी भी लगती है, एप्लीकेट करना पड़ता है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्रिएट करना पड़ेगा आंसर, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, अभी अभी हमने बात ही की है। ब्लूम्स लेवल फोकस ऑन ब्रेकिंग एनालिसिस, एनालाइज करेगा इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं आगे। देखो ये क्रिएशन सिंथेसाइज कर रखा ना यहाँ पे, ये 2001 जैसे 2 आई थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक बार 2001 में भी आई थी, उसी का रिफ्रेम करके बनाया गया था। तो एक में नाउन टू वर्ब की प्रेफरेंस दी गई है, इसलिए इसको मैंने स्लैश लगा के लिख रखा है ताकि आपको अभी बता सकूं कि 2 बार आई थी। ये क्वेश्चन नंबर 100 तक हम कर लेते हैं, फिर हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। 13 स्लाइड्स है हमारी, 13 प्लस ही है शायद।
ये जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, उसके बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद भी, कि मैंने ये सारे क्वेश्चन किए हैं, टारगेट कर रहा हूँ मैं अपना पेपर, कहाँ कहाँ चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। तो एक बार चलते हैं स्लाइड्स की तरफ जिसमें हम और अच्छे से भी समझ पाएंगे। 100 क्वेश्चन काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, नो डाउट। बट ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो फ्रेमवर्क रीफ्रेम करे गए हैं, सभी जो 100 क्वेश्चन थे उन्हीं को हमने रीफ्रेम कर रखा है। तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो हमने असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन पहली स्लाइड देखी थी ना। सबसे बाद में होता है इवैल्यूएशन, सबसे पहले होती है मेजरमेंट, मेजरमेंट से पहले स्क्रीनिंग होती है ना, फिर असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन। इसके बाद असेसमेंट के भी टाइप्स हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये समेटिव असेसमेंट, और ये है सेल्फ असेसमेंट, इसको हम कह सकते हैं मेटाकोग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग असेसमेंट। ओके, ये लिख रखा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूस फीडबैक। इवैल्यूएट तो करते हैं हम चीज़ों को कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। टर्मिनोलॉजी पे मत जाना, क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि ये कौन सी चीज़ है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है कि क्या स्ट्रेटजी होती है असेसमेंट की, कैसे करते हैं असेसमेंट। पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि उस बच्चे का स्पेसिफिक लेवल क्या है, बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या नीड है। फिर अब उसको गोल बना लिया, बच्चा पढ़ रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, अब मॉनिटर करेंगे कि क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करके सीख रहा है। फिर डायग्नोस्टिक और ओवरऑल अचीवमेंट, लास्ट में बच्चे ने इंस्ट्रक्शन पाने के बाद क्या की। अचीवमेंट, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एप्टीट्यूड मेजर्स लर्निंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन, सॉरी अचीवमेंट उपलब्धि क्या मापती है, लर्निंग के बाद इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद लर्निंग कितनी हुई वो नापती है। एप्टीट्यूड प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर लर्निंग को, और इंटेलिजेंस मेजर करती है जनरल इंटेलिजेंस को, कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना ये, डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, परसेप्शन से रिलेटेड है ये। फिर है हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस, हमने बात की थी एनआरटी की, सीआरटी की। एनआरटी आप सभी केवीएस को टारगेट कर रहे हो, आप सभी का टारगेट पेपर है, सभी को नौकरी चाहिए, एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे, एनआरटी। सीआरटी सीटेट था जैसे कि। नेक्स्ट है मीनिंगफुल इवैल्यूएशन, कौन सा होगा एक इवैल्यूएशन जिसको हम कह सकते हैं कि ये हाई क्वालिटी टेस्ट था, वो रिलायबल होना चाहिए सबके लिए, वैलिड होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो इंश्योर करे फ्रीडम फ्रॉम स्कोरर बायस, उसका एक यूज़ होना चाहिए जो इंश्योर करे प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इनके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला है ओवर टाइम बिटवीन इवैल्यूएटर्स, डिवाइडिंग वन टेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैंने टेस्ट लिया एक बच्चे का, उसके आए 100 नंबर, सेम क्वेश्चन थे लेकिन टेस्ट लिया आपने, उसके आए 50 नंबर, इससे क्या पता चलता है कि मैंने उसकी चीटिंग कराई थी, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम थे, बस टीचर ही चेंज हुआ है। तो क्या वो वैलिड होगा, क्या वो वैलिड होगा? वैलिड तो होगा क्योंकि सिलेबस कवरेज सेम है। रिलायबल नहीं होगा क्योंकि जैसे ही इवैल्यूएटर बदला उसका परफॉर्मेंस लेवल एकदम से बदल गया बिल्कुल ही। रिलायबल वैलिड कौन सा होगा? बेशक से कोई भी टेस्ट ले, वो क्वेश्चन तो वही हैं, परफॉर्मेंस पे किसी का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है 100 आ रहे थे अब 98 आ गए, इतना डिफरेंस चलता है। और इसी को हम क्वांटिटेटिव से क्वालिटिव की तरफ लेके चलने की कोशिश करते हैं।
उसमें हमारे कई टूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जैसे चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। उसके बाद आता है ब्लूप्रिंट ऑफ अ रूब्रिक। रूब्रिक आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 रूब्रिक पढ़ते हैं हम, एनालिटिकल रूब्रिक और होलिस्टिक रूब्रिक। रूब्रिक होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, रूब्रिक का मतलब क्या है, इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस एज अ सिंगल स्कोर। फिर आपने पोर्टफोलियो असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, ये भी टाइप्स हैं असेसमेंट के, इनके क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रिएशन, एप्लीकेशन, नॉलेज एंड कंप्रिहेंशन। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई ये पता है ना आपको, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से। फिर हमने मल्टीपल असेसमेंट मेथड के बारे में बात की थी, इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल के बारे में भी बात की है कि जो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, क्या क्या MTLM यूज़ कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। फिर IP कंटिन्यूस फीडबैक लूप कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट लेवल क्या है बच्चे का, कैसे परफॉर्म कर रहा है, करंट लेवल बेसलाइन बन जाती है उसकी। उसके बाद गोल डिफाइन किए, ये गोल होंगे। उसके बाद मल्टीप्ली डिसिप्लिनरी टीम ने इम्प्लीमेंटेशन किया उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी को। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो लर्निंग की प्रोग्रेस सामने आई उसको मेज़र किया, उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन एंड रिव्यू। और ये फिर से चलेगी अगर कोई गोल अचीव नहीं हुआ है तो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट CCE, कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलेगा, कंप्रीहेंसिव मतलब ये रोट मेमोराइजेशन से आगे जाएगा, स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक। एकेडमिक की चीज़ें तो रहेंगी, प्लस में नॉन एकेडमिक की चीज़ें भी रहेंगी, जैसे फिजिकल एजुकेशन, जैसे गेम्स। तो ये थी हमारी यूनिट असेसमेंट, इवैल्यूएशन और IEP की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने UDL इंटीग्रेशन की बात की, IP इम्प्लीमेंटेशन की बात की, लूप पढ़ा हमने, 4 स्टेप्स होते हैं उसमें, वैलिडिटी मैट्रिक्स कैसे वैलिड होगा, कैसे रिलायबल होगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ अच्छा लर्न किया होगा। मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं विनीत आपको फिर से कहता हूँ कि खुश रहिएगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं।